नमस्कार मिस्टर रोहित। हाँ, मैं रोहित रस्तोगी बोल रहा हूँ। मिस्टर रोहित नमस्कार। नमस्कार। मैं सुनील प्रसाद बोल रहा हूँ। याद है हम 3-4 साल पहले एशिया ट्रेड सेंटर में मिले थे? मिस्टर लाल ने हमारी मुलाकात करवाई थी। हाँ हाँ, अरे सुनील जी कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी दवाओं का बिजनेस? जी अच्छा चल रहा है। जो दवाइयाँ पहले बनाते थे वही आज बना रहे हैं। अरे भाई, आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली कंपनियों में आपका तो अपना नाम है। थैंक यू वेरी मच। कहिए कैसे याद किया? रोहित जी दरअसल बात यह है कि मेरी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकली हैं। उसी के सिलसिले में एक कैंडिडेट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया था। उसी के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता था। उस कैंडिडेट का नाम क्या है? उसका नाम है मनस्वी दीक्षित। उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी पुष्पा दीक्षित आपके ऑफिस में काम करती हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो पुष्पा का पति आपकी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था? जी हाँ। देखिए रोहित जी, आप तो जानते हैं हमारी मार्केट में एक रेप्यूटेशन है। मैं बिना पूछताछ के, बिना वेरीफाई किए हुए किसी को भी एमआर का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे सकता। उसी के बारे में मैं जानना चाहता था कि ये कैसा इंसान है। देखिए, उनकी पत्नी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। इस बिहाफ पे तो मैं यही कह सकता हूं कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। इसका मतलब है आपके रेफरेंस पर मैं उसे नौकरी दे सकता हूँ। एक्चुअली रोहित जी, प्रॉब्लम यह है कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम है। लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस तो है और उसे काम की जरूरत भी है। इसका मतलब है बिना किसी डाउट के मैं उसे अपॉइंटमेंट लेटर भेज सकता हूँ। देखिए, आप तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं। आपने खुद उसका इंटरव्यू लिया है, आपको कैसा लगा? एक्चुअली रोहित जी देखिए, मैं जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करता। जब उसने बताया कि उसकी पत्नी आपके ऑफिस में काम करती है तो मुझे लगा कि आपके रेफरेंस से उसके बारे में शायद मुझे कुछ पता लग सकता है। देखिए, वो एक अच्छा इंसान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करेगा। एक्सीलेंट। मैं आपसे बस यही सुनना चाहता था। अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे नौकरी दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रोहित जी। ओके, नमस्कार। नमस्ते, बाय। यस सर। हाँ पुष्पा, आप जरा प्लीज मेरे कैबिन में आइए। ओके सर। यस सर। हाँ पुष्पा, बैठो। थैंक यू सर। अभी जिन सुनील प्रसाद का फोन आया था वो तुम्हारे पति के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मन के बारे में? लेकिन क्यों सर? बात यह है कि सुनील प्रसाद की दवा बनाने की कंपनी है और मन ने वहां पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था। तुम्हें क्या इसके बारे में मन ने कुछ बताया? नहीं सर, हमारी आजकल आपस में कोई बातचीत नहीं होती है। घर में पड़े पड़े बोर हो रहे होंगे, इसलिए शायद इंटरव्यू देने चले गए हो। देखो पुष्पा, तुम मेरे यहाँ पर काम करती हो। इसी रेफरेंस को लेकर सुनील प्रसाद ये जानना चाहते हैं कि मन किस तरह का आदमी है, वो उसे नौकरी दें या ना दें। आपने क्या कहा सर? मैंने तो यही कहा कि मन एक अच्छा इंसान है। वो अगर उसे नौकरी देंगे तो वो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। सर, मन के बारे में आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, फिर भी आपने ऐसा कहा। जो मुझे लेकर के आप पे शक करता है उसे आपने अच्छा इंसान कहा। पुष्पा, मैं नहीं चाहता कि मैं मन के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी करूं। वो तुम्हारे और मेरे बारे में क्या सोचता है और उसका तुम्हारे साथ क्या व्यवहार है, इन सब बातों को लेकर मैं उसे किसी तीसरे के सामने जलील करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आप वाकई महान हैं सर। आपकी जगह अगर और कोई होता तो शायद उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नहीं पुष्पा, इसमें महानता वाली कोई बात नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मन खुद नौकरी करने के लिए सोच रहा है। अगर वो वाकई में ऐसा सोचता है तो ये बहुत अच्छी बात है, उसे नौकरी मिलनी चाहिए। हो सकता है नौकरी करने के बाद उसका व्यवहार भी बदल जाए।
शायद आप ठीक कह रहे हैं। हो सकता है नौकरी मिलने के बाद उनमें कुछ सुधार आ जाए। पुष्पा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे रेफरेंस से मन को ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। थैंक यू सर। बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। ओह माय गॉड, इट्स ऑलरेडी 6 o'clock। अरे मुझे तो कोटेशन तैयार करनी थी। सर, अगर मेरा रुकना जरूरी ना हो तो मैं क्या जा सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम जा सकती हो। मुझे ही बस थोड़ा काम है, मैं भी निकलूंगा। ओके, बाय सर। बाय। चलो, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हें नौकरी करने की जरूरत तो महसूस हुई। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? क्यों? तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने नहीं गए थे? हाँ, गया तो था। पूरी तैयारी करके गया था। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, पर बातों बातों में तुम्हारा जिक्र आ गया। और गलती से मैंने ये बोल दिया कि तुम रस्तोगी इंडस्ट्रीज में काम करती हो। अच्छा, तो ये बताकर तुमने गलती की? और नहीं तो क्या। इतनी अच्छी जॉब थी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, लेकिन अब नहीं मिलेगी। क्यों? तुम इस नतीजे तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि रेफरेंस के लिए उस कंपनी के मालिक मिस्टर प्रसाद रस्तोगी से बात करने वाले हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रस्तोगी मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती। मान, रस्तोगी साहब के बारे में ऐसा सोचना गलत है। हाँ, तुम तो मुझे ही गलत कहोगी, क्योंकि उस अमीर ज़ादे ने तुम्हारे दिमाग के ऊपर एक जादू जो कर रखा है। फिर तुमने अपनी बेहुदी बातें करनी शुरू कर दी? क्यों? मैं सही नहीं कह रहा हूं? उस आदमी से मेरे बारे में पूछा जाएगा तो वो तो नमक मिर्च लगाकर बोलेगा ही ना कि मैं किसी काम करने के लायक नहीं हूं। तुम्हें अगर लोगों को पहचानने की इतनी तमीज होती तो फिर बातें क्या थी? घटिया दिमाग सिर्फ घटिया बातें ही सोच सकता है। मैं तुम्हें उसकी असलियत बता रहा हूं, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं रस्तोगी साहब को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके जैसा नेक और अच्छा इंसान इस दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। तुम्हारे उस नेक इंसान ने मेरे बारे में जाकर कितनी तारीफ की होगी मिस्टर प्रसाद से जाकर पूछना। इतनी उम्मीदें लगाकर गया था मैं इस नौकरी के लिए, और जब मिस्टर प्रसाद ने कहा कि मिस्टर रस्तोगी से बात कर मुझे 2 दिन में बताएंगे, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, और तब से मैं इस तनाव में बैठा हूं। तुम जानना चाहते हो रस्तोगी साहब ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? क्यों? तुम्हारी बात हुई रस्तोगी से इस बारे में? हाँ, मिस्टर प्रसाद का फोन आया था तो मैंने ही रिसीव किया था, और मैंने उनके सर से बात कराई। उनसे बात करने के बाद सर ने मुझे केबिन में बुलाया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए हो। मिस्टर प्रसाद से क्या बात हुई रस्तोगी साहब की? उन्होंने ये पूछा कि वो तुम्हें नौकरी पर रखें या ना रखें। सर ने बोला कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हें ये नौकरी दी गई तो तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। क्या उन्होंने ऐसा कहा कि मैं अच्छा इंसान हूं? मैं नहीं मान सकता पुष्पा, बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि जो इंसान मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मेरी बीवी को जो भरमा रहा है, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। तुम नहीं मान सकते तो मत मानो, लेकिन सर ने ऐसा ही कहा क्योंकि वो तुम्हारी नौकरी के बीच में कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। जिस दिन तुम्हें उस इंसान की पहचान हो गई ना, तुम उनके पैर धोकर पियोगे। अरे छोड़ो, मुझे और कोई पहचान नहीं करनी है, मैं सब जान गया हूं, सब। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब नहीं होगी। आइंदा से कभी नौकरी के लिए गया ना, तो तुम्हारा या उस रस्तोगी इंडस्ट्रीज का नाम कभी नहीं लूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। जब तुम्हें मेरे कहे का भरोसा नहीं है तो तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। अगर तुम लोगों को ये बताना चाहो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम अभी तक कुंवारे हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। मुझे ऐसा मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा नाम रस्तोगी इंडस्ट्री से जुड़ चुका है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रुकावट है। इस रुकावट को दूर करने से भी तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है मन, क्योंकि अगर ये नौकरी तुम्हें मिली तो रस्तोगी साहब की तारीफ की वजह से, वरना नहीं।
रमा, तुम्हें सरला दीदी से जाकर बात करनी चाहिए। मैं सरला दीदी से जाकर बात करूं? ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। तुम चलकर बात तो करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम खुद जाकर बात क्यों नहीं करती हो? मुझे आगे क्यों भेज रही हो? अगर उन्होंने डांट दिया तो? रमा, ये हम सब का फैसला है कि हम कुंती के बेटे करण का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इसके लिए वो डांटेंगी क्यों? तुम सरला दीदी को जानती नहीं हो, उनके गुस्से का कोई अंदाजा नहीं है तुम्हें। तुम जानबूझकर मुझे आग के मुंह में क्यों झोंकना चाहती हो? रमा, क्या कुंती के बेटे का जन्मदिन यूं सूना सूना बीत जाएगा? जब तक सरला दीदी नहीं चाहती तब तो कुछ नहीं हो सकता। चाहती तो मैं भी हूँ कि कुंती के बेटे करण का जन्मदिन पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाए। ये देखकर कुंती कितनी खुश हो जाएगी। लेकिन सरला दीदी से बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। क्यों ना हम कुंती से मिलकर बात करें? उससे क्या कहेंगे? वो बेचारी तो पहले ही करण के ख्याल में खोई हुई है, और उसके जन्मदिन पर जो कुछ भी करना है वो तो वो करेगी ही। आखिर माँ है वो। हमारा कोई फर्ज बनता है या नहीं? बस आज का दिन है हमारे पास, जो कुछ करना है वो हमें आज ही सोचना होगा। रमा जी नमस्ते। अरे हिम्मत जी नमस्ते, आइए। बड़े सही मौके पर आए हैं आप। सही मौके पर? क्यों, क्या हुआ? वो बात यह है कि कल कुंती के बेटे कर्ण का जन्मदिन है, और हम सब चाहते हैं कि कर्ण का जन्मदिन पूरे आश्रम में धूमधाम के साथ मनाया जाए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आप तो जानते हैं हिम्मत जी कि सरला दीदी की आज्ञा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, और हम सब में इतनी हिम्मत नहीं कि हम सरला दीदी के सामने जाकर बात कर सके। अगर आप... अच्छा, समझ गया। मतलब आप लोग चाहते हैं कि मैं जाके सरला दीदी से बात कर लूं, ठीक है? मैं बात कर लेता हूं। भाई ये तो शुभ कार्य है, इसमें कौन मना करेगा? वो मना थोड़ी करेंगे। शुक्रिया हिम्मत जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, सरला दीदी तो ऑफिस में है ना? जी हाँ। मैं अभी जाके बात कर लेता हूँ, आप लोग चिंतित मत होइए। जी। नमस्ते सरला दीदी। नमस्ते, आओ। नहीं दीदी, अगर आप व्यस्त हैं तो मैं बाद में आ जाता हूँ, मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ। नहीं, मैं ऐसा कोई जरूरी काम नहीं कर रही हूँ। आओ। कहो, कैसे आना हुआ? दीदी, आश्रम में आने जाने या फिर आपसे मिलने में कभी कोई वजह नहीं रही। मैं तो बस ऐसे ही आता जाता रहा। मैं जानती हूँ। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसे सवाल करती हैं? क्या आपको अब मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिनसे आपको कभी कोई प्यार ना मिला हो, सम्मान ना मिला हो, उनसे आपको कभी भी कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई भी उम्मीद नहीं रहती। लेकिन जिससे आपको प्यार और सम्मान मिला हो, अचानक उसका व्यवहार बदल जाए तो दीदी बहुत तकलीफ होती है। हिम्मत, मेरा तुम्हारे प्रति वही व्यवहार है। ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। क्यों? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रति मेरा व्यवहार बदल गया है? अरे छोड़िए ना सरला दीदी, मेरे मन में जो मलाल था, जो बात थी, वो मैंने आपसे कह दी। अब ऐसी बातों में बहस करने का कोई मतलब नहीं। देखो हिम्मत, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि इंसान अपनी मर्जी से किसी पे ध्यान नहीं दे पाता। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे पसंद नहीं करता। दीदी, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, आप मेरे जिंदगी के हर फैसले में मेरे साथ रही हैं, मेरे फैसले में शामिल रही हैं। दीदी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आगे भी मेरे हर फैसले में शामिल रहिएगा, मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा।